Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 11th, The Red Trap, and we have seen video first of this chapter already. And today we are taking this chapter further with the second video. आगे हम इस चैप्टर को बढ़ाने वाले हैं अगले वीडियो के साथ में। तो देखते हैं इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। हमने देखा कि इसमें वोगाबॉन्ड होता है, पेडलर जिसको बोल रहे हैं हम, वेंडर हम इसको बोल रहे हैं। तो तीन नाम से इसको जाना जा रहा है जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट हो रहा है, वेंडर, वोगाबॉन्ड और जो तीसरा था वो क्या था हमारे पास में, पेडलर। कि हमने देखा कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, देयर इज़ नो प्लेस वेयर ही लिव्स ड्वेल्स, कि जहाँ पे वो रहता हो, ऐसी कोई जगह नहीं थी। ये जो काम करता है वो किसका करता है, सेलिंग रेड ट्रैप्स। वो रेड ट्रैप सेल क्या करता है और उसके लिए जो मटेरियल है वो बिग फार्म से या किसी स्टोर से वो भीख मांग कर ले आता है। इससे भी उसकी आजीविका है वो चलती नहीं है, और अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो क्या करता है, थोड़ी बहुत चोरी वगैरह भी करता है। तो जैसे कि मैंने बताया इसका कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे रहेगा। तो जहाँ रात होती है तो वहीं आसपास शेल्टर मांगकर, शरण लेकर ये रुक जाता है। तो यही इसमें बताया गया। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है आगे, कि ये एक ओल्ड में एक रात सॉरी एक शाम जब ये जा रहा था तो अंधेरा हो जाता है, और ये शरण के लिए एक रोड के किनारे जो कुटिया होती है वहाँ पे जाके ये शरण मांगता है, और वो ओल्ड मैन इसको मना नहीं करता है और इसको देता है। वो काफ़ी उदार व्यक्ति होता है, वो उसको खाना भी खिलाता है, वो उसे कपड़े सॉरी खाना भी खिलाता है, उसके साथ में स्मोकिंग भी करता है, यहाँ तक कि वो कार्ड्स भी प्ले करते हैं। और इसके अलावा जो उसने पिछले मंथ जो 30 करोड़ कमाए वो भी उसको शो करता है। ये सब हम इस चैप्टर में देख चुके हैं। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या। तो हम आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या। यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम इसकी लास्ट लाइन ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। These he held up before the eyes of his guest and nodding knowingly, then they stuffed them back into the pouch। कि कहने का मतलब वो जो रिंकल जो 3 रिंकल 10 कॉर्नर बिल्स थे उनको वो कि मेहमान की आंखों के सामने रखता है, और सिर हिलाते हुए जानकर सिर हिलाते हुए वापस वो उस पाउच के अंदर रख देता है। अब आगे देखिए, द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। दोनों के दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ हाउस हैड गॉटन अप। कि देखिए क्या कह रहे हैं, जो क्रॉफ्टर है जो किसान है वो जल्दी में था, किस लिए, ताकि वो काउ का मिल्क निकाल सके। और जो दूसरा आदमी था जो कि पेडलर था वो संभवतः सोच रहा था कि बिस्तरों में रुका रहना सही नहीं होगा जब जो मुखिया है हाउस का वही उठ चुका है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। और दोनों ही कुटिया को एक ही समय छोड़ देते हैं। द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। जो क्राफ्टर है वो लॉक कर देता है और जो की है, चाबी है, वो अपने पॉकेट में डाल देता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और जो मैन जो रेड ट्रैप के साथ में था वो उसे गुड बाय बोलता है, थैंक यू बोलता है। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और उसके बाद में दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधा घंटे बाद में, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन। कि जो रेड ट्रैप पैडलर है वो वापस अपने आप को वहीं खड़ा पाता है, मतलब कुटिया, मतलब चले जाने के बाद में पता नहीं माइंड में क्या आता है कि वो वापस आ जाता है और कुटिया के सामने आ जाता है, बिफोर द डोर, और दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। वो अंदर जाने का प्रयास नहीं करता, हालांकि ओनली वेंट अप टू द विंडो। वो सिर्फ खिड़की तक जाता है। स्मेश द पेन। और जो कांच है खिड़की का उसको तोड़ देता है। स्टक इन हिज हैंड। अपना हाथ उसमें डालता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ पाउच। और उस पाउच को पकड़ लेता है विद अ 30 कॉर्नर, जिसमें 30 कॉर्नर भी थे। ही टुक द मनी। वो उसमें से पैसा निकालता है। थ्रस्ट इनटू इन हिज ओन पॉकेट। अपने खुद की पॉकेट में डाल लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली। और उसके बाद में बड़े ही केयरफुली के साथ में वो जो लेदर पाउच है उसको वापस से उसी के स्थान पर टांग देता है और वहाँ से चला जाता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज। जब वो वॉक कर रहा था पैसों के साथ में पॉकेट में लिए हुए, तो उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी अपनी स्मार्टनेस को लेकर। वो कितना स्मार्ट है कि वो पैसे ले आया है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन अ पब्लिक हाईवे। उसको रियलाइज़ हुआ निश्चित रूप से कि पहले तो वो उसमें हिम्मत नहीं कि वो कंटिन्यू कर पाए, लगातार पब्लिक हाईवे पे चल पाए, इतनी उसमें हिम्मत नहीं है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मुझे रोड से तो हटना ही होगा, टर्न ऑफ करना होगा इनटू द वुड्स, और मुझे जंगल में जाना होगा।
अगर मैं रोड पे चलता रहूँ तो हो सकता है कि मेरा पीछा किया जाए और मुझे पकड़ लिया जाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी। पहले घंटा मतलब जंगल में जाने के बाद में वो चला जा रहा था जंगल में, जंगल के अंदर से, तो पहले घंटे तो इसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। लेटर इन डेज इट बिकम वर्स, लेकिन बाद में जैसे समय बीतता चला गया तो ये स्थिति और भी ज़्यादा बुरी होती गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ा और काफ़ी भ्रामक जंगल था, कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो चला गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, और उसने ये आश्वस्त कर लिया, उसने सोच लिया कि मैं वॉक करूँगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में मैं चलूँगा। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड हो रखा था, इधर उधर होकर ट्विस्ट हो रखा था, मतलब घूम रखा था बहुत ही अजीब तरीके से। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द वुड, और वो चलता रहा और चलता रहा, और जो जंगल का एंड है वो भी नहीं आया, और वो चलता रहा। आखिर में उसने रियलाइज किया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। क्या अंत में उसे महसूस हुआ कि वो जंगल के सिर्फ एक ही हिस्से में क्या कर रहा है, वो करता चला जा रहा है। ऑल एट वंस रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, और अचानक से उसको याद आए वो विचार जो संसार और रेड ट्रैप को लेकर था। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, उसने सोचा कि अब उसकी खुद की बारी भी आ चुकी है। He had let himself be fooled by a bat and had been caught, कि उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया एक बैट से। बैट किससे? वो 30 कॉर्नर लेकर वो फंस चुका है इस जाल में, और वो अब पकड़ा जा चुका है। उसने सोचा कि जंगल रूपी चूहेदानी में वो फंस चुका है, अब वो इससे बाहर नहीं आ सकता। द होल फॉरेस्ट विथ इट ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, पूरा का पूरा जंगल जो इसकी तनों से लेकर, शाखाओं से लेकर, इट थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, इसके मोटे मोटे और गिरे हुए जो लट्ठे हैं लॉग्स है, वो क्लोज इन अपॉन लाइक एन इन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, और ये बिल्कुल उसको बंद कर लिया, जैसे कि मानो कि ये ऐसा प्रिजन है जो इम्पेनेट्रेबल है। इम्पेनेट्रेबल का मतलब अभेद, जिसको भेदा ना जाए। इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है अभेद, जिसको भेदा ना जा सके, जिससे बाहर नहीं निकला जा सके। उसे लगा कि जंगल तो बिल्कुल इम्पेनेट्रेबल है। आप इसका मीनिंग बताएंगे इम्पेनेट्रेबल का, ठीक है। तो ये ऐसा कैद है जहाँ से वो निकल ही नहीं सकता, विच ही कुड नेवर स्केप, जिससे वो स्केप नहीं हो सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये दिसंबर का अंत चल रहा था, मतलब 25-23 दिसंबर के आसपास चल रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में जो अंधेरा है वो पहले से ही छाने लग गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा और बढ़ने लगा। ओके, हाँ, तो अब आगे देखते क्या कह रहे हैं। दिस इंक्रीज द डेंजर, तो इसने क्या किया, डेंजर को भी बढ़ाया। एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम, ग्लूम यानी दुख, डेस्परेट निराशा, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था उसका दुख और निराशा दोनों ही साथ के साथ बढ़ती चली जा रही थी। आखिरकार ही सो नो वे आउट, और आखिरकार उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है। ट्राई टू डेथ, और वो मृत्यु का प्रयास करता है, सोचता है दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका जो लास्ट मोमेंट है वो आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो अपना सिर ग्राउंड पे रखता है, ही हर्ड ए साउंड, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, और ये लगातार थम्पिंग की आवाज़ थी, मतलब जिस प्रकार से किसी चीज़ को लगातार पीटा जा रहा हो, इस प्रकार की रेगुलर थम्पिंग आ रही थी। देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये एक्चुअली है क्या। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दूज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये सब क्या थे, हैमर स्ट्रोक थे, फ्रॉम एन आयरन मिल, किससे, एक लोहे की मिल से। देर मस्ट बी ए पीपुल नियर बाय, उसने सोचा कि आसपास लोग जरूर होंगे। ही समन ऑल स्ट्रेंथ, उसने अपनी ताकत, पूरी जो ताकत है वो इकट्ठा की, खड़ा हो गया। स्टगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ, स्टगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाता हुआ जिस जो साउंड जिस डायरेक्शन से आ रहा था उस डायरेक्शन में चल पड़ता है। और वो आवाज़ किससे आ रही थी, द रैमसोजो आयरन वर्क, वो आवाज़ आ रही थी रैमसोजो आयरन वर्क से, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो चुकी थी। जो रैमसोजो आयरन वर्क है वो आवाज़ वहाँ से आ रही थी जो कि अब क्लोज हो चुकी थी। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, और ये काफ़ी लंबे समय पहले की बात नहीं है। एक मिनट, ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे इसमें। ओके, तो ज़्यादा लंबे समय पहले की बात नहीं है, पहले काफ़ी बड़ा प्लांट था, काफ़ी बड़ा उद्योग था, विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। फोर्ज यानी होता है जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है, भट्टी, ठीक है ना। स्मेल्टर का मतलब लोहे को पिघलाना। रोलिंग
मिल, ये रोलिंग मिल थी, ठीक है ना, कारखाना था, लोहे का कारखाना जिसमें स्मेल्टर, रोलिंग और फोर्ज का काम हुआ करता था। फोर्ज का मतलब भट्टी। इन समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हैवी लॉजेस, बार्जेस एंड स्कॉव्स स्लाइड डाउन द कैनल। अब देखो वहाँ पे स्थिति बता रहे कि कैसी स्थिति रहा करती थी गर्मी के अंदर और सर्दी में कैसी रहा करती थी, वो दोनों बता रहे। देखो गर्मी के समय में वहाँ पे बड़ी भारी भारी जो नाव है जिसमें सामान वगैरह लाया जाता है। देखो बार्जेज ने, स्काउज का मतलब है, काउज की स्पेलिंग से पहले ऐसे लिखा हो, तो बार्जेज और स्काउज है वो क्या है, बड़ी बड़ी नाव है जो कि माल ढोने का काम करती है। वो मतलब कि स्लाइड डाउन द कैनल, कैनल से आती थी, नहर से आती चली जाती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बड़ी जो इनलैंड लेक है उससे जुड़ी हुई थी। लेक का मतलब झरना। एंड इन द विंटर टाइम, और विंटर टाइम में जो रोड है नियर द मिल, क्योंकि विंटर टाइम में जो नदी या झरना है वो जम जाता था, तो इस कारण से जो नाव है वो नहीं आती थी। तो विंटर समय में जो रोड है मिल के आसपास को बिल्कुल काला हो चुका था, किसकी वजह से, कोयले की डस्ट की वजह से। वी शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि किससे हो गया था, जो बड़े बड़े जो चारकोल क्रेट्स है, जो कोयले की परत है उसके जमने की वजह से। डूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, की एक लंबी डार्क इवनिंग, एक बड़ी लंबी शाम क्रिसमस के एक दिन पहले, मतलब 24 तारीख को। ओके, द मास्टर स्मिथ एंड हिज helper sat in a dark forge near the furnace waiting for a big pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 24 दिसंबर की बात है ये। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ है, देखो जो एक तो गोल्ड स्मिथ होता है, एक ब्लैक स्मिथ होता है, तो ये ब्लैक स्मिथ लोहे का काम करता है। और मास्टर स्मिथ इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि वो लोहारों में हेड था, तो इसलिए इसको मास्टर स्मिथ। और उसके साथ में एक हेल्पर था जो कि डार्क फोर्ज में बैठा हुआ था, कहाँ के अंदर, उस अंधेरे भरे कारखाने में बैठा हुआ था, बिल्कुल भट्टी के पास में इंतजार करते हुए। पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, कच्चा लोहा के इंतजार करते हुए, जिसको किस में डाला गया था, भट्टी के अंदर, आग के अंदर, ताकि वो तैयार हो सके और तैयार होने के बाद में उसको एनविल पे रखा जा सके। देखो एनविल किसे कहा जाएगा, जैसे ये लोहे का एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, और जैसे पत्थर वगैरह होता है और उसके सपोर्ट लेकर, मतलब ये लोहे का सपोर्टिव होता है, इसके ऊपर लोहे को रखकर और उसको पीटा जाता है, उसको आकार दिया जाता है, तो वही उसको एनविल कहा जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास्क विद अ लॉन्ग आयरन बार। एवरी नाउ एंड देन मतलब यदा कदा उनमें से कोई एक खड़ा होता और उस जो ग्लोइंग मास्क है, जो जो द्रव रूपी जो चमकता हुआ जो मास है, उसको वो क्या करते हैं, हिलाते हैं विद लॉन्ग आयरन बार, किसे, एक लंबी आयरन की बार से। रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, और कुछ मोमेंट्स में वापस लौट आते हैं। ड्रिपिंग विथ परस्पायरेशन, परस्पायरेशन का मतलब होता है पसीना, किसके साथ में, पसीना टपकते हुए वापस लौट आते, क्योंकि गर्मी के पास में जाओगे, भट्टी के पास में जाओगे तो गर्मी तो आएगी आएगी। द एज वॉज द कस्टम, मानो कि एक रिवाज हो। ही वॉज नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, कि जैसा कि रिवाज है कि वो कुछ नहीं पहना करते थे सिवाय किसके, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट के, अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक लकड़ी के शूज पहना करते थे। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और उस समय तक मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फोर्ज में जो है वो आवाज़ सुनी जा सकती थी, किसकी, हर्ड इन अ फोर्ज, मतलब कई सारी जो आवाज़ है वो सुनी जा सकती थी। द बिग बेलो ग्राउंड एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड, किस प्रकार की, जो बड़ी बड़ी जो बिलो है, ग्राउंड मतलब कि लोहे की जो आवाज़ है उसकी आवाज़ आती थी, कोयले की क्रैक होने की आवाज़ आती थी। द फायर बॉय सोवल चारकोल इनटू द मो ऑफ फर्नेस, मो का मतलब मुंह, फर्नेस का मतलब भट्टी, भट्टी में जब वो कोयले डालते, तो जब वो जिस यंत्र का यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे शॉवेल लिखा हुआ है, तो शॉवेल इस प्रकार का पहाड़ी जैसा होता है जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, उसके अंदर कोयले को डालते हैं। तो जब कोयले को लेकर डाला जाता है उसकी आवाज़ आती, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, वहाँ पे कई सारा जो क्लैटर हुआ करता था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था। आउटसाइड आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ देखते तो जो झरना था उसकी आवाज़ आती रहती थी। अ शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्स रूफ, और जो नॉर्थ विंड जो अपने साथ में जो कहने का मतलब कि रेन लेके आती थी, और रेन जो टकराती थी छत की टाइल के ऊपर, उसके आवाज़ आया करती थी।
तो ये बता रहे हैं किस किस की आवाज़ आया करती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, और इन सभी नॉइज के आधार पर दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस द दैट मैन हैड ओपन गेट एंड एंटर्ड द फोर्ट। और इसी कारण से, मतलब इतनी सारी शोर थी, आवाज़ थी, कि जो स्मिथ है, कौन सा स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक आदमी गेट को ओपन किया और फोर्ज में आ चुका है। अंटिल स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और यहाँ तक कि वो बिल्कुल फर्नेस के पास में आके खड़ा हो गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड, और निश्चित रूप से ये जो वो पुअर वेगाबॉन्ड था उसके लिए तो ये कोई अनयूजल बात ही नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, और इससे ज़्यादा अच्छा शेल्टर नहीं हो सकता था फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, मतलब कि उस नाइट के लिए जिससे वो अट्रैक्ट हो फोर्ज को लेकर, बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, मतलब जो फोर्ज की जो लाइट है, ग्लो है, वो जो काली जो पेन है, कांच है, काली कांच क्यों हो गई, क्योंकि कोयले की वजह से, वहाँ पे कोयले वगैरह उसकी वजह से, तो उसमें से जो रोशनी जा रही थी उसकी ग्लो की वजह से वो अट्रैक्ट होकर वहाँ पे आ गया, मतलब उस रोशनी की वजह से वो वहाँ पे आ गया। एंड टू कम टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ फायर, और वो आग के सामने क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को वार्म कर सके, अपने आप को गर्मी दे सके। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली इंडिफरेंटली एट दिस इंट्रोडर। देखो इंट्रोडर का मतलब बताएंगे आप, इंट्रोडर का मतलब था घुसपैठिया, ठीक है। तो इंट्रोडर का मतलब क्या बताया मैंने, घुसपैठिया, इंट्रोडर आप भी बताएंगे मुझे। और जो ब्लैक स्मिथ है वो ऐसे नॉर्मली देखता है बिना किसी हाव भाव के, कोई डिफरेंट उसके हाव भाव नहीं होते कि कोई घुसपैठिया आ गया है। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिस टाइप यूजुअली डिड, वो देखते हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो अक्सर ऐसे आते रहते हैं। विद लॉन्ग ब्रेड, उसकी लंबी दाढ़ी थी, गंदा था, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था, एंड विद अ बंडल ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ जो बंच है रेड ट्रैप्स के बंच जो है उसके चेस्ट पे लटके हुए थे। ही आज परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी रुकने की, एंड द मास्टर ब्लैकमिंट नॉडेड हॉटली कंसेंट, कंसेंट यानी हाँ भरना, विदाउट हॉनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। और मास्टर स्मिथ है उसने घमंड से, हॉटी से, जिससे हाँ कह दी कि ठीक है, ठीक है, बिना उसका सम्मान किए हुए कोई शब्द बोले हुए कि ठीक है आप आइए बैठिए, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है आप रुक जाइए। द रेड ट्रैप डिड नॉट से एनीथिंग इधर, और रेड ट्रैप ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो कोई वहाँ बात करने के लिए थोड़ी आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो तो सिर्फ वहाँ पे अपने आप को गर्मी देने के लिए और सोने के लिए आया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसको, बाकी का जो रेस्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर।